नमस्कार साथियों, मैं शिव शर्मा आपके अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक इट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले साथियों मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने जो पिछली कक्षाओं को इतना अपना प्यार दिया, लाइक किया, शेयर किया उन वीडियोस को, उसके लिए मैं आपका सहर्ष धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज हम जो सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। साथियों, मुख्यतः अगर हम लर्निंग की बात करें, अधिगम की बात करें तो मनोविज्ञान विषय में जब लर्निंग बिंदु आता है, टॉपिक आता है, तो उसमें चार सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं परीक्षा की दृष्टि से। पहला हमने पढ़ लिया है साथियों प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखिए। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, तीसरा नैमित्तिक अनुबंधन है और चौथा हमारे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है साथियों। तो चारों सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा जिसमें मनोविज्ञान विषय सम्मिलित है, 2 प्रश्न या इन चार सिद्धांतों से कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो इस महत्वपूर्ण सिद्धांत की शुरुआत करते हैं साथियों। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। साथियों, इसके प्रतिपादक E.L. थॉर्नडाइक थे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इनका संबंध यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से था। साथियों, इनका एक शोध आया था 1898 में, 1898 में साथियों। और वह साथियों जो 1898 में जो शोध इन्होंने किया था एनिमल इंटेलिजेंस पे किया था साथियों। एनिमल इंटेलिजेंस पे इनके शोध पत्र भी जारी होते हैं और शोध जो किया था 1898 में इनका एक शोध आया था। ठीक है साथियों, इसके आगे शुरुआत करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इनकी किताब का नाम है। वैसे इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन मेनली इससे क्वेश्चन उठ जाता है जो अपर लेवल की जो एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम जो टीचर लाइन में, वहाँ कहीं ना कहीं बुक्स के नाम पूछे जाते हैं। और 1913 में ये बुक आई थी और इसने रिकॉर्ड क्रैक किए थे साथियों जब बुक्स ये लॉन्च हुई थी उस टाइम। साथियों, इसके अन्य नाम पर हम चर्चा कर लेते हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में समय समय पर पूछे जाते हैं, तो उन नामों की हम चर्चा करते हैं। पहला है साथियों उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत, दूसरा है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, तीसरा है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। हाँ साथियों, इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस होती है, उसमें प्रयत्न व भूल, ट्रायल्स होते हैं और एरर होते हैं। जब भी हम कोई चीज नहीं सीखते हैं तो उसमें सीखने के साथ साथ हम जो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उसके साथ में कई सारी त्रुटियां भी होती हैं। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत हो गया है। संबंधवाद का सिद्धांत हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध बनता है, बॉन्डिंग बनती है, इसलिए इसका नाम संबंधवाद का सिद्धांत इसे कहते हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत, जी दोस्तों, बॉन्ड थ्योरी। हाल ही में एक परीक्षा के अंतर्गत इसका नाम बॉन्ड थ्योरी के नाम से प्रश्न आया था, तो उसको आप महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें साथियों। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, ये इंग्लिश इसका ट्रांसलेट हो रखा है। एसआर थ्योरी, जी हाँ साथियों, जिस प्रकार पिछली बार हमने पढ़ा था सीआर थ्योरी, उसी प्रकार है एसआर थ्योरी। और इसके बॉन्ड थ्योरी बिल्कुल इंग्लिश में नाम है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड लास्ट वन इज कनेक्शनिज्म, यानी संबंधवाद हम बोल सकते हैं। तो साथियों, इंग्लिश टर्म्स अगर आप याद रख सकते हैं तो वो बेहतर होगा आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। अब साथियों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है जिसे पढ़िएगा। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध को, उद्दीपक व अनुक्रिया, उद्दीपक हमने पहले समझा था पिछली वीडियो में, आप अच्छे से जानते हैं एक वस्तु है, कोई भी चीज है जिसको देखकर या उसको देखने के बाद या उसको उससे जो क्रिया होती है वो अनुक्रिया कहलाती है। उद्दीपक से जो देखने के बाद जो क्रिया होगी वो अनुक्रिया कहलाएगी। मैं संबंध को सीखने का आधार माना है। उन्होंने क्या कहा है कि उद्दीपक और अनुक्रिया में जो संबंध बनेगा वही सीखने का आधार है। बेस्ट जो है वो स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो कहीं ना कहीं है सीखने का आधार। उन्होंने अपने प्रयोगों के दौरान सीखने के नियम भी बताए। हाँ साथियों, उन्होंने जब इतना सिद्धांत कंप्लीट किया था उन्होंने बहुत सारे नियम बताए थे कि सीखने में क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं और कौन कौन से रूल सीखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। सीखने के नियम भी बताए और मुख्य व गौण नियम के नाम से प्रसिद्ध हुए। बिल्कुल साथियों, उनके 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम हैं। मुख्य नियम की हम चर्चा करने वाले हैं साथियों, आगे देखें आप। मुख्य नियम पर हम चर्चा करने से पहले इसका एक प्रयोग समझ लेते हैं जो इन्होंने प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली पे इन्होंने एक प्रयोग किया था साथियों। उन्होंने एक कैज होता है, जिस पिंजरा होता है, उसमें एक भूखी बिल्ली को रखा और उसके बाहर एक मछली का टुकड़ा या जो भी ब्रेड वगैरह जो भी उसको पसंद हो बिल्ली को, वो रख देते थे। और बिल्ली साथियों बाहर नहीं जा सकती है। एक दरवाजा है, बिल्ली जो केज में है वहाँ एक दरवाजा छोटा सा है, वो दरवाजा तभी खुलेगा अंदर एक बटन टाइप का ट्रिगर टाइप में लगाया गया था, जिसको अगर ऊपर पैर रखेंगे, उसके ऊपर बिल्ली पैर रखेगी तो वो दरवाजा खुल जाएगा। साथ ही वो बिल्ली भूखी थी, सोई भी थी वो। अब जैसे उसके बाद खाने का वो जो प्लेट या कुछ भी लगाया गया है, टांका गया उसको, तो बिल्ली ने जैसे उसको देखा तो उसको जाहिर सी बात भूख लग रही थी, तो उसने अपनी प्रतिक्रिया करना स्टार्ट किया, उछल कूद करना स्टार्ट किया। कभी पिंजरे को नोचती तो कभी उछल कूद करती, कभी कोशिश करती कि कैसे उस प्रकार पहुंचा जाए, लेकिन पिंजरे में वो बंद थी और पिंजरे का दरवाजा सिर्फ और सिर्फ वो जो
जो बटन था या ट्रिगर था उससे ही खुलेगा, अन्यथा नहीं खुल पाएगा। तो ऐसे करते करते वो काफी परेशान हो गई। उसने अपनी रेडीनेस दिखाई, अपनी तत्परता दिखाई, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अंत में वो थोड़ी थक गई थी, पर भूख के मारे उसको फिर से अपनी प्रतिक्रिया दोहरानी पड़ी। यानी वो प्रयास कर रही हैं और लगातार त्रुटियां हो रही हैं साथियों। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ एक नाम आया था प्रयत्न में भूल का सिद्धांत, प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत। वह प्रयास कर रही है और लगातार गलतियां करती जा रही है। अचानक से गलती से उसका पैर उस ट्रिगर पे लगता है और केज का जो डोर है, जो दरवाजा है, वो खुल जाता है। खुलते ही वह बाहर निकलती हैं और वो खाना खा लेती हैं। ऐसे उसको अगले दिन ऐसे कुल मिला के उसको रोज उस पिंजरे में रखा जाता है। साथियों ऐसा करने पर रोज उसकी प्रैक्टिस होने लगी थी। एक दिन उसने गलती से लगाया, दूसरे दिन उसको याद नहीं रहा कि ये दरवाजा किस प्रकार खुला। उसको इतना ध्यान रह गया कि हो सकता है कोने में जाने से ये दरवाजा खुलता हो। तो हर कोने में जाती, ट्रायल करती, एरर करती, काफी ज्यादा त्रुटियां करती, लेकिन धीरे 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 वह इस चीज को सीख चुकी थी कि उस बटन को दबाने से गेट का, पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और हम खाना प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही उसमें क्या है कि उसको हमेशा कोई बढ़िया अनुभूति मिल रही थी, बाहर निकलते उसको खाना मिल रहा था, तो उसको ये क्रिया करने में मजा आ रहा था या उसको सीखने में आनंद अनुभूति हो रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रभाव था, जो सीखने का प्रभाव था, जो प्रभाव था, वो काफी हद तक बढ़िया था उसके लिए, पॉजिटिव था। खाना मिल रहा था, ना कि उसको कोई दंड दिया जा रहा था बाहर निकलने के बाद। हो सकता है उसको अगर बाहर निकलने के बाद करंट का झटका या लकड़ी से मारा जाता तो शायद वो अगली बार प्रयास ही नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रभाव था वो उसके लिए बैड था। तो साथियों आपने सिद्धांत को समझा, अब हम आगे चर्चा करते हैं। इनका जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने मुख्य नियम बताए थे, 3 मुख्य नियम थे दोस्तों। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। साथियों तत्परता का नियम से आशय क्या होता है, अपन किसी भी बच्चे को चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, बुक्स दिला सकते हो, टेबल कुर्सी पे बिठा सकते हो। आप उसको पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। पढ़ेगा तो वो तभी, लर्निंग तभी होगी जब उसके मन से उसका तत्परता आएगी या रेडीनेस उसकी खुद की होगी। तो साथ ही उसी प्रकार हम किसी भी बैल, गाय या घोड़े को पानी के पॉन्ड तक या पानी के तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते जब तक उसकी स्वयं की इच्छा नहीं हो। तो साथ ही उसी प्रकार बिल्ली को हम चाहते जबरदस्ती नहीं कर सकते थे बिल्ली के साथ खाना खाने के लिए। उसे भूख लगी, उसने तत्परता दिखाई, उसने उछल कूद की, उसने सीखा, एक नया व्यवहार सीखा, ट्रिगर दबाना या जो बटन दबाना, और वो सीख चुकी थी। तो वो है तत्परता दिखाना बड़ा जरूरी। अगर वह बिल्ली तत्परता ही नहीं दिखाती, वह एक जगह सोई रहती, बैठी रहती, तो शायद वो भूखी मर जाती। तो कहीं ना कहीं तत्परता होना, कोई भी नई चीज अगर आप सीखना चाहते हो, जो सिद्धांत है वही सिखा रहा है अपने को। पहला जो नियम है, तत्परता होना बड़ी जरूरी है। आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले रेडीनेस होनी चाहिए, वो भी खुद की साथियों। कोई दबाव में आके आपको कुछ नहीं करना है, जो भी होगा अपने दम पर होनी चाहिए, रेडीनेस होनी चाहिए, एक तत्परता होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे ये सीखना है। किसी को इंग्लिश सीखनी है, किसी को और अदर लैंग्वेज सीखनी है, तो कहीं ना कहीं उसको उस चीज के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, रेडीनेस होना जरूरी है, कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो वो जो साथियों यहाँ जो मेन नियम है वो यही बताना चाह रहा है कि तत्परता, रेडीनेस होना बड़ा जरूरी है। दूसरा साथियों अभ्यास का नियम। यह सिद्धांत साथियों अभ्यास पर बहुत बल देता है। गेस्टाल्टवाद का बिल्कुल उल्टा है। गेस्टाल्टवाद में माइंड पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो अनुक्रिया होती है मस्तिष्क की, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन यह जो सिद्धांत है वो कंप्लीटली बेस्ड है एक्सरसाइज पर। आप अभ्यास करो और सीखोगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप ऐसा थोड़ी तय कर सकते हो कि एक लड़का है आपके सामने जो मार्क्स लाता है, टॉपर है क्लास का, ओके, एक स्टूडेंट है वो टॉपर है क्लास का, और एक स्टूडेंट है जो डफर है, ओके। तो अगर आप इन दोनों को स्विमिंग सिखाना चाहते हो, तो क्या आप इनकी मार्कशीट देखकर तय कर सकते हो कि इनमें से पहले कौन स्विमिंग सीखेगा? या स्विम मास्टर भी ये चीज नहीं पता कर सकता है। तो साथियों प्रैक्टिस जो ज्यादा करेगा, जो एक्सरसाइज ज्यादा करेगा, वो जल्दी सीखेगा। ये सारे रूल मैथ्स पे लागू होते हैं। साइकिल चलाना सीख रहे हैं, प्रैक्टिस चाहिए होगी। आप कोई बाइक चलाना सीख रहे हैं, प्रैक्टिस चाहिए होगी। यहाँ तक कि आधे से ज्यादा चीजों में या अधिकतर चीजों में हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी चीज को लर्न कर लेते हैं और बार बार उसका दोहरान नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे हम उसे भूल जाते हैं। उसी प्रकार बिल्ली अगर उस टाइम पे सीख चुकी थी पूरी प्रक्रिया, अगर वो उस चीज को वापस रिपीट नहीं करती, उसे बार बार केज में नहीं डाला जाता और वो बार बार ट्रिगर को दबाना नहीं सीखती, तो शायद ही वो बाद में कभी इस चीज को कर पाती। अगर वही उसको लंबा गैप हो जाता है तो वो वापस उस चीज को, उस अनुक्रिया को भूल सकती है। उम्मीद करता हूँ दूसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम था, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए। टाइपिंग की जो बात आती है, टाइपिंग टेस्ट होते हैं, इंग्लिश टाइपिंग हो, हिंदी टाइपिंग हो, आपको अच्छे से मालूम है, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका उतनी ही ज्यादा स्पीड कवर होती है। वो साथियों जो नियम है वो सीखना जो है अभ्यास के नियम पर होता है। सबसे पहला हो गया तत्परता का नियम, दूसरा हो गया अभ्यास का नियम,
और तीसरा है प्रभाव का नियम। साथियों जो प्रभाव का नियम है वह क्या कहलाता है? प्रभाव का नियम से आशय है कोई भी चीज आपने की, आप टाइपिंग सीख रहे हैं, बेहतर है, लेकिन टाइपिंग सीखने के बाद आपको कैसी अनुभूति होती है? अगर आपने टाइपिंग कंप्लीट कर ली है और टाइपिंग के बल पे आपको कोई नौकरी मिल गई तो वो आपके लिए अच्छा होगा ना। आप टाइपिंग और अच्छे सीखने का प्रयास करोगे और उसमें कुछ एफर्ट्स डालोगे, कुछ नया करने की कोशिश करोगे। वहीं अगर आपको फीडबैक अच्छा नहीं मिलता है, आपको नकारा जाता है या उसमें आपको कोई भी अच्छी चीज नहीं मिलती, कोई भी गुड थिंग नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को छोड़ दोगे। ओके साथियों, उसी प्रकार अगर बिल्ली को अगर जब उसने इतनी कोशिश की, बाहर खाना था, उसने ट्रिगर दबाना सीखा या जो भी बटन दबाना सीखा था केज का, और गेट खुला और उसने खाना पाया, तो कहीं ना कहीं उसे हमेशा जब वो सीख रही थी, कुछ कर रही थी, तो उसे कहीं ना कहीं एक बढ़िया अनुभूति मिल रही थी। और वो क्या थी? खाना। उसे क्या मिल रहा था? खाना मिल रहा था, जो उसके लिए बेहद बहुत ही अच्छा था, उसके लिए गुड थिंग थी। तो प्रभाव का नियम बड़ा ही डिपेंड करता है साथियों कि आपको प्रभाव का नियम, सब चीजें कहीं ना कहीं प्रभाव के नियम पर ही डिपेंड करती है। कोई चीज कितने टाइम तक सीखनी है, अगर आप आनंद महसूस नहीं कर रहे हैं, साइकिल चलाना सीख रहे हैं और आपको अगर उसमें कोई भी मजा नहीं आ रहा है, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो आप उसको छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप साइकिल चलाना कंप्लीटली सीखोगे, और साथ ही साथ आप स्कूटी सीखोगे, बाइक सीखोगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है, आप कैसी संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं। तो वो है साथियों प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम हो गया, अभ्यास का नियम हो गया, प्रभाव का नियम हो गया। साथियों उम्मीद करता हूँ ये जो जितने भी नाम हैं आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, परीक्षाओं में इन्हीं नामों में से कोई ना कोई नाम आता है। और एनसीईआरटी में इसका कोई जिक्र नहीं था, तो ये सिद्धांत मैंने दूसरी बुक्स में से देखा है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी इसकी इनकी बुक का नाम था, ईएल थॉर्नडाइक, यूएसए से संबंधित थे। और साथियों गौण नियम हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, इसका पार्ट भी आने वाला है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। धन्यवाद साथियों।